हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, यानी कि सेल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, सेल के फंक्शंस पढ़े थे और सेल्स के अंदर हमारे कौन-कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज हम बात करेंगे हमारी सेल की डिवीज़न के बारे में। देखिए, सेल साइकिल या सेल डिवीज़न हम किसको बोलते हैं? सेल साइकिल और सेल डिवीज़न हमने जब लास्ट क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हर एक सेल क्या होती है हमारी ह्यूमन बीइंग्स में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका अपना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमेशा सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, सेल से बहुत सारी सेल बनती है। उन बहुत सारी सेल से हमारी क्या बनती है, टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। मतलब क्या है कि ये प्रोसेस चलती है, एक सेल से दो सेल, दो से चार और फिर ये सारे मल्टीप्लाई होके हमारे ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं और हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरी ह्यूमन बॉडी यानी कि ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यानी कि हम क्या है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो हमारी सबसे बेसिक यूनिट सेल से मिलके बनी है, जिसको हम बोलते हैं द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो आपकी ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो आपकी सेल होती है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे एक सेल से दो सेल बनती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सेल में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसी सेल डिवीजन को पढ़ने जा रहे हैं आज के साथ। तो मेरा नाम है रितु और आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी सेल की डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो उसमें कुछ क्या बनता है, टाइम ड्यूरेशन बनता है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में और सेल डिवीजन में अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो द सेल साइकिल और द सेल डिवीजन के अंदर हमारी क्या आती है, सेल साइकिल आती है, ठीक है? सेल साइकिल आती है। तो सेल साइकिल क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर सेल गोज थ्रू द ग्रो, प्रिपेयर एंड फॉर अ सेल डिवीजन एंड फाइनली डिवाइड इनटू अ टू डॉटर सेल, ठीक है? तो सेल डिवीजन की हम जब भी बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी एक पूरी सेल साइकिल आती है। यानी कि ये हमारी एक सेल है और ये हमारी क्या है, साइकिल। यानी कि आपकी जो सेल होती है वो कंप्लीट क्या करती है, अपना पूरा का पूरा टाइम जो है सेल्स जो है अपना सेल साइकिल को देता है और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर सेल क्या करती है, ग्रो करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए, सेल के डिवीजन के लिए और फाइनली वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स के अंदर। यानी कि फाइनली ये सेल जो है ये डिवाइड हो जाती है आपकी टू डॉटर सेल के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है और इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल डिवीजन की आपकी एक सेल से मल्टीप्लाई ऑफ सेल्स कैसे बनती हैं और उन मल्टीप्लाई ऑफ सेल्स में हमारी कैसे कैसे सेल का क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिवीजन होता है। चलिए, सेल साइकिल को मैं पढ़ने से पहले या सेल साइकिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल साइकिल में पढ़ने के लिए, ये है आपका जनरेशन टाइम। क्या है ये, आपका है जनरेशन टाइम। तो देखिए, जो आपका जनरेशन टाइम होता है, मैंने क्या बोला अभी, ये आपकी एक सेल है और इस सेल से आपकी क्या बनती है, एक सेल से आपकी क्या बनती है, दो सेल बनती हैं, दो डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है? अब इसके अंदर भी हमारा जो है सारी चीज़ें होती है, न्यूक्लियस होता है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें भी आपके सारे के सारे कंपोनेंट या सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। साइटोप्लाज्म होगा, साइटोसोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा। तो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि आपकी एक सेल से जो आपकी दो डॉटर सेल बनती है उनमें सेम कंटेंट या सेम इसके अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो आपकी अपनी जो है सेल में पाई जाती है। ठीक है? ये हम बात करेंगे। अब देखो कि जनरेशन टाइम हमारा क्या होता है, जनरेशन टाइम हम किसको बोलते हैं? तो जनरेशन टाइम ये होता है जब भी एक सेल अपना टाइम लेके इस पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या हुआ? जनरेशन टाइम आपका हुआ द टाइम टेकन बाय अ सेल टू कंप्लीट वन फुल सेल साइकिल, ठीक है? इसकी डेफिनेशन पे भी जाएंगे, लेकिन अभी बस ये ध्यान रखना कि ये एक सेल है और इस सेल को दो सेल बनने में जितना टाइम लगा है, यहाँ पे जितना टाइम लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। क्या बोलेंगे, जनरेशन
टाइम, ठीक है? तो जनरेशन टाइम की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे जनरेशन टाइम के बारे में? द टाइम ऑफ, यानी कि एक सेल है और जो उसका क्या है, वो एक कंप्लीट सेल साइकिल को कंप्लीट करने में जितना उसने टाइम लिया है, ठीक है? कितना टाइम लिया है उसने? जितना उसने यहाँ पे टाइम लिया है एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज़ जनरेशन टाइम। द टाइम टेकन बाय अ सेल, इसको हम क्या लिखेंगे? द time taken the time taken the time taken by a cell to complete, ठीक है? क्या करने के लिए यहाँ पे? कंप्लीट करने के लिए। तो द टाइम टेकन बाय अ सेल टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, टू कंप्लीट टू कंप्लीट वन फुल सेल साइकिल, वन फुल सेल साइकिल, वन फुल सेल साइकिल, एक पूरे सेल साइकिल को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन ले, मतलब एक सेल जो है जो अपना टाइम टेकन लेती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं जनरेशन टाइम। ओके, एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और क्या कर देती है? ये डिवाइड कर देती है, ठीक है? एंड डिवाइड इनटू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, डॉटर टू डॉटर सेल, मतलब टू डॉटर सेल, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जनरेशन टाइम क्या हुआ? जो टाइम क्या ले रही है? एक सेल ले रही है क्या करने के लिए? यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए एक फुल सेल साइकिल को, और डिवाइड कर लेती है अपने आप को दो डॉटर सेल में, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ आपके ह्यूमंस के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमंस के अंदर अगर सेल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है? दैट इज 24 आवर्स। मतलब क्या है यहाँ पे? जब भी आपकी एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, दो सेल में डिवाइड होती है, तो इसका जो जनरेशन टाइम होगा, ठीक है? ह्यूमंस के अंदर जो जनरेशन टाइम होता है, ये याद रखना, ह्यूमंस के अंदर जो आपका क्या होता है यहाँ पे जनरेशन टाइम होगा, तो ये जनरेशन टाइम आपका कितना होता है? दैट इज 24 आवर्स। कितना होता है? दैट इज 24 आवर्स, ठीक है? ये होता है आपका 24 आवर्स का टाइम। तो अब हम इस 24 को क्या कर लेते हैं? यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए कि जो आपकी सेल साइकिल मैंने आपको बताई अभी-अभी की, जो है आपकी, मान लो ये क्या है आपकी? सेल साइकिल, ठीक है? ये क्या है आपकी? सेल साइकिल। मैंने बोला ये सेल साइकिल कितने आवर्स की है आपकी? 24 आवर्स की है। कितने आवर्स की है? 24 आवर्स की है। और अगर मैं इस सेल साइकिल को क्या कर देती हूँ? डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं इस सेल साइकिल को क्या कर दूँ यहाँ पे? डिवाइड कर देती हूँ, तो ये सेल साइकिल आपकी 2 फेजेज़ में यानी कि जो सेल साइकिल होती है कंसिस्ट 2 फेजेज़, 2 फेजेज़ रखती है, जिसके अंदर आपका एक फेज़ तो कौन-सा आता है? एक फेज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज़ इंटरफ़ेज़। क्या बोलते हैं? इंटरफ़ेज़, ठीक है? एक फेज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एम फेज़, एक को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज़ एम फेज़, ठीक है? तो एक हो गया आपका इंटरफ़ेज़ और एक दूसरा क्या हो गया आपका? एम फेज़। हमारा जो इंटरफ़ेज़ होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे इंटरफ़ेज़ का? इसी को हम बोलते हैं, इसी फ़ेज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज़ प्रीपेटरी फ़ेज़, प्रीपेरेटी फ़ेज़, ठीक है? प्रीपेटरी फ़ेज़, ओके? ये वाला कौन-सा फ़ेज़ होता है? प्रीपेटरी फ़ेज़ होता है। और एम फ़ेज़ की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम इसको बोलते हैं माइटोसिस फ़ेज़। क्या बोलते हैं यहाँ पे? माइटोसिस फ़ेज़। तो एक फ़ेज़ हो गया आपका, एक फेज़ हो गया आपका इंटरफ़ेज़, ये वाला तो क्या हो गया आपका इंटरफ़ेज़, और ये क्या हो गया आपका एम फ़ेज़, यानी कि आपका माइटोसिस फ़ेज़, ठीक है? तो जो आपका इंटरफ़ेज़ होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 24 घंटे में से कितने कितने घंटे का जो है आपका इंटरफ़ेज़ होता है, तो ये होता है लगभग 22 से, ये वाला जो फ़ेज़ चलता है, ये लगभग चलता है 22 से 23 आवर्स का, ठीक है? 22 से 23 आवर्स का। और ये एम फ़ेज़ जो चलता है, ये चलता है आपका ओनली 1 आवर्स का। कितने आवर्स का चलता है? 1 आवर्स का। मतलब क्या हुआ? हम ये पढ़ रहे हैं कि एक सेल्स का डिवीज़न 2 सेल में कैसे बनती है, एक सेल से 2 सेल कैसे बनती है, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। एक फुल जो है जनरेशन टाइम हमने पढ़ा। जनरेशन टाइम क्या होता है? जनरेशन टाइम होता है जब भी एक सेल से 2 सेल बनने का जो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। यानी कि एक सेल अपने आप को कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रही है, 2 डॉटर सेल बनाने के लिए, ठीक है? एक सेल अपने आप को एक पूरी फुल साइकिल को कवर करने में 2 डॉटर सेल बनाने में जितना टाइम ले रही है, उसको हमने बोला जनरेशन टाइम। फिर हमने बोला जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल के अंदर हमारे 2 फेजेज़ आते हैं। एक होता है आपका इंटरफ़ेज़, जिसको हम प्रिपरेटरी फ़ेज़ बोलते हैं। इस फ़ेज़ में जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, मतलब 22 से 23 घंटे सेल अपने आप को क्या करती है?
प्रिपेयर करती है और सिर्फ 1 घंटा सेल के पास होता है क्या करने के लिए, यहाँ पे डिवीज़न के लिए। तो अगर ये प्रिपरेटरी फ़ेज़ है, तो ये एक्चुअल में ये एम फ़ेज़ जो होता है, ये आपका एक्चुअल में डिवीज़न फ़ेज़ होता है। यहाँ पे आके जो सेल है आपकी डिवीज़न होती है, ठीक है? तो डिवीज़न फ़ेज़ आपका कौन-सा है यहाँ पे? डिवीज़न फ़ेज़ आपका है एम फ़ेज़, ठीक है? तो ये हमने किसकी बात की? ये हमने की बात सेल साइकिल की, जो हमने 2 हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। दैट इज़ जो आपकी कितने घंटे की होती है? 24 आवर्स की होती है। तो 22 से 23 घंटे ये वाली फ़ेज़ चलती है और 1 घंटे आपकी कौन-सी चलती है? एम फ़ेज़ चलती है। अगर मैं इंटरफ़ेज़ की बात करूँ, इस फ़ेज़ की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो आपका ये इंटरफ़ेज़ होता है जिसको मैं प्रिपरेटरी फ़ेज़ बोलती हूँ, इसको भी हम फ़र्दर क्या करते हैं, फ़र्दर हम इसको भी क्या करते हैं 3 फ़ेजेज़ में डिवाइड कर लेते हैं। इसको भी हम 3 फ़ेजेज़ में डिवाइड कर लेते हैं। इस फ़ेज़ ये जो फ़ेज़ होते हैं आपके इंटरफ़ेज़ के, जिसमें कितने घंटे लग रहे हैं, 22 से 23 आवर्स लग रहे हैं। इस फ़ेज़ में हमारा कौन-कौन सा होता है? एक होता है आपका G1 फ़ेज़, एक होता है आपका S फ़ेज़ और एक होता है आपका G2 फ़ेज़, ठीक है? अब इंटरफ़ेज़ के भी हमने 3 डिवीज़न कर ली, G1 फ़ेज़, S फ़ेज़ और G2 फ़ेज़। अगर मैं G1 फ़ेज़ की बात करती हूँ, तो हम इसको क्या बोलते हैं? गैप 1। इसको हम क्या बोलते हैं? गैप 1। एस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ सिंथेसिस फेज़। ये कौन-सा फेज़ होता है? सिंथेसिस फेज़। और एक होता है आपका G2 फेज़, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैप 2 फेज़। क्या बोलते हैं? गैप 2। जब आपकी सेल इन तीनों फेज़ में से गुज़र जाती है, जिसको हम G1, S और G2 फेज़ बोल रहे हैं, जब आपकी पूरी सेल इसमें से गुज़र जाती है, अब नाउ सेल इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर डिवीज़न, ठीक है? तो जब भी एक सेल साइकिल जो है एम फेज़ में जाती है और एक बार एम फेज़ में अगर कोई सेल साइकिल चली गई, तो उसके बाद उसका डिवीज़न होना ही होना होता है, ठीक है? तो अब तक ये बात समझ में आ गई कि हमने क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, आपके सामने एक रफ डायग्राम बनाऊँ, वैसे तो हमारे पास आगे जो है, वैसे तो डायग्राम है, लेकिन अगर मैं रफली एक बार आपको समझाऊँ, तो देखिए, यहाँ पे अगर 1 सेकंड, नहीं है ना यहाँ पे? नहीं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल साइकिल है। ये हमारी क्या है? सेल साइकिल है। ये सेल का क्या है? बिंदी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि सेल साइकिल को हमने 2 में डिवाइड किया है। किसने कितने में डिवाइड किया है? इंटरफ़ेज़ में और माइटोसिस फ़ेज़ में। तो ये मान लो ये है आपका इतना फ़ेज़ माइटोसिस फ़ेज़ का, क्योंकि 1 ही घंटे का होता है, ठीक है? ये कौन-सा फ़ेज़ है आपका? एम फ़ेज़ है। ये कौन-सा फ़ेज़ है आपका? एम फ़ेज़ है, ठीक है? पहले मैं मोटा-मोटा समझा देती हूँ, फिर मैं लिख के बता दूँगी। एम फ़ेज़ है ये। एम फ़ेज़ के बाद हमारा इंटरफ़ेज़ में हमारे जो हमने पढ़े थे कौन-कौन से फ़ेज़ेज़ होते हैं, एक होता है आपका G1 फ़ेज़ और एक होता है आपका कौन-सा फ़ेज़? ये वाला कौन-सा है आपका? G1 फ़ेज़। ये है आपका S फ़ेज़, जो सबसे बड़ा होता है, S फ़ेज़, ठीक है? और ये है आपका G2 फ़ेज़। ये कौन-सा है? G2 फ़ेज़। अब देखो, अगर मैंने बोला कि आपका इंटरफ़ेज़ जो है आपका कितने कितने घंटे चलता है? 22 से 23 घंटे चलता है। तो ये 22 से 23 घंटे भी आपके इन तीनों सेल साइकिल में डिवाइड हो जाएँगे, ठीक है? G1 फ़ेज़ में, S में और G2 फ़ेज़ में। जो आपका G1 फ़ेज़ होता है, ये लगभग होता है 9 से 11 घंटे का। अगर S फ़ेज़ की बात की जाए, तो ये लगभग होता है आपका 8 से 9 घंटे का, और G2 फ़ेज़ की बात की जाए, तो ये लगभग होता है 4 टू 5 आवर्स का, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितने-कितने आवर्स का ये फ़ेज़ चलता है, तो G1 फ़ेज़ आपका कब तक कितना चलता है? लगभग 9 से 11 घंटे का, ठीक है? 9 से 11 घंटे तक आपका कौन-सा फ़ेज़ चलता है? G1 फ़ेज़ चलता है। एस फ़ेज़ की अगर आपसे कोई पूछता है, तो एस फ़ेज़ जो है आपका लगभग 8 से 9 घंटे आपका क्या चलता है? एस फ़ेज़ चलता है। और अगर आपसे G2 फ़ेज़ के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पे आपका जो फ़ेज़ चलता है, ये लगभग चलता है 4 से 5 घंटे का, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब सेल जो है आपकी फुल्ली प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद जो है सेल आपकी एम फ़ेज़ में चली जाती है, जो कि कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा सेल साइकिल, जब भी आपकी सेल जो है इस फ़ेज़ से भी चली गई, इससे भी चली गई, इससे भी चली गई, एम फ़ेज़ में अगर एक बार कोई सेल आ गई, तो उसके बाद क्या होता है? उसका डिवीज़न होना ही होता है, उसका डिवीज़न होना ही होता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, इस G1 फ़ेज़ के अलावा यहाँ पे एक G0 फ़ेज़ भी होता है। क्या होता है? यहाँ पे एक G0 फ़ेज़ भी होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपका G0 फ़ेज़ होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो क्वोशंट। इसको आप क्या बोलते हो? क्वोशंट फ़ेज़ हम इसको बोलते हैं। अब ये जो फ़ेज़ होता है, ये वाला जो फ़ेज़ होता है, इसमें क्या होता है? कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होती। कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होती, तो सेल साइकिल अगर एक बार एग्ज़िट कर जाए, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है, वन्स अ सेल वन्स अ सेल वन्स अ सेल एग्ज़िट एग्ज़िट फ्रॉम सेल साइकिल एग्ज़िट फ्रॉम सेल साइकिल
अगर एक बार कोई सेल साइकिल अगर एक बार कोई सेल जो है वंस अ सेल एग्जिट फ्रॉम अ सेल साइकिल, तो ये क्या है, किस फेज में चला जाता है, सेल गोज टू जी जीरो फेज। ठीक है, सेल किस में चला जाएगा, आपका जी जीरो फेज में चला जाएगा। एक बार अगर सेल एग्जिट हो गया सेल साइकिल से, तो हम इसको जी जीरो फेज बोलेंगे, जिसको हम क्योशेंट और डोरमेंट फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्योशेंट और डोरमेंट फेज भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोरमेंट फेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है जी जीरो के बारे में। नर्व सेल जो होती है वो परमानेंटली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो आपकी नर्व सेल्स होती है ना। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो आपकी नर्व सेल होती है, नर्व सेल परमानेंटली प्रेजेंट होती है, परमानेंटली परमानेंटली प्रेजेंट परमानेंटली प्रेजेंट इन जी जीरो फेज। ठीक है, जी जीरो फेज। तो आपके जो नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो नर्व सेल होती हैं, वो हमेशा जी जीरो फेज में रहती है। इसीलिए कभी भी न्यूरॉन का क्या नहीं होता, डिवीजन नहीं होता है। एक बार जो न्यूरॉन सेल बन गई, नर्व सेल बन गई, उनके बाद उनका डिवीजन नहीं होता, क्योंकि जो आपकी नर्व सेल्स होती है वो परमानेंटली कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपके जी जीरो फेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखना कि एम्ब्रियोनिक और कैंसर सेल के अंदर, ठीक है, आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि इन एम्ब्रियोनिक इन एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक एंड कैंसर सेल, जो आपकी एम्ब्रियोनिक होती है और जो आपकी कैंसर सेल्स होती है ना, कैंसर सेल्स होती है, इनके अंदर आपका जीवन फेज, इनके अंदर आपका जो जीवन फेज होता है, ठीक है, इनके अंदर जो आपका क्या होता है, जीवन फेज होता है, वो क्या होता है, वो आपका शॉर्ट होता है। जीवन फेज क्या होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट शॉर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर देती हैं, कैन रैपिडली डिवाइड। इसलिए कैंसर सेल हो गई या बच्चों के अंदर की जो सेल हो गई, कैन रैपिडली डिवाइड, इसलिए वो क्या होती रहती है, कैंसर सेल्स और बच्चों के अंदर जो सेल्स होती है वो रैपिडली क्या करती रहती है, यहाँ पे डिवीजन करती रहती है। तो एक बात आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, जब भी एक सेल जो होती है, जब भी कोई सेल है, सेल साइकिल में चली गई, मान लो ये सेल है, जब भी एक सेल किस में चली गई, आपकी सेल साइकिल में चली गई, यहाँ पे मान लो ये सेल साइकिल में चली गई, और यहाँ पे आपका क्या है, जी1 है, एस है और आपका जी2 फेज है। ठीक है, तो जब भी एक सेल साइकिल कहाँ से चलेगी, जी1 फेज से, जब भी एक सेल साइकिल जो है जी1 फेज से होते हुए किस में चली गई, एस फेज में, इसमें एम फेज में चली गई है, तो इसका मतलब उस सेल का क्या होना है, फाइनली डिवीजन होना ही होना है। ठीक है, उस सेल का क्या होना है, फाइनली डिवीजन होना है। वो सेल डिवाइड होके रहेगी अगर वो एक बार किस में चली गई, एम फेज में चली गई तो। ठीक है, तो एम फेज बोलो या जीवन से हमारी किस में, किस फेज में चलो बोलो, एस फेज में बोलो, तो जब भी एक सेल जो है वो जीवन से एस1 फेज में चली जाती है, तो उसके बाद जो है वहां पे सेल डिवीजन होना ही होता है। क्या होना होता है, सेल डिवीजन होना ही होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जैसे हमने यहाँ पे इंटरफ़ेस के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे हम एक जो है एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था आपका इंटरफ़ेस का। तो इंटरफ़ेस में हमने ये तीनों जो है चीज़ें देख ली हैं। इंटरफ़ेस के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किस फ़ेज़ की, दैट इज़ एम फ़ेज़। कौन-सी फ़ेज़ की बात करूँ, दैट इज़ एम फ़ेज़, और एम फ़ेज़ क्या है आपका, माइटोसिस फ़ेज़। तो इसके अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं, माइटोसिस फ़ेज़ के अंदर आपकी 2 चीज़ें आएँगी। क्या-क्या आती हैं? एक तो यहाँ पे एम फ़ेज़ के अंदर जब भी आपका मान लो जैसे कि मान लो ये सेल है, मैं नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे आप 2 प्रोसेस पढ़ोगे, दैट इज़ नोन एज़, एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस और एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। तो इस फ़ेज़ के अंदर आप 2 चीज़ों के बारे में बात करोगे, दैट इज़ साइटोकाइनेसिस एंड दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीज़न होना किसका? साइटोप्लाज़्म का। ठीक है? अगर डिवीज़न किसका हो रहा है? साइटोप्लाज़्म का। तो साइटोप्लाज़्म का जब भी डिवीज़न होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब भी डिवीज़न किसका होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। ठीक है? जब भी न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो जो आपका एम फ़ेज़ है, इसमें 2 चीज़ों की डिवीज़न होती है। एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस और एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस। ठीक है? तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा समझाऊँ आपको कि व्हाट इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज़ साइटोकाइनेसिस। देखिए, ये है आपकी सेल। ठीक है? इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर सेल का डिवीज़न होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होगा। सेल का डिवीज़न कैसे होता है? सेल का डिवीज़न यहाँ पे कैसे होता है, सेल का डिवीज़न? सेल का डिवीज़न होता है जैसे कि मान लो ये एक सेल है, तो इस सेल का क्या होता है, यहाँ से
डिवीज़न होता है। तो देखिए जब भी सेल एक सेल से 2 सेल में, जब भी सेल आपकी एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होती है, उसको इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो जब भी साइटोप्लाज़्म का डिवीज़न होता है, तो आपका जो एम फ़ेज़ है ना, इसमें 2 प्रोसेस होंगी। आपका जो आपका साइटोप्लाज़्म इसमें जो साइटोप्लाज़्म प्रेज़ेंट था, इसी सेल का क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ऐसे करके ऐसे आती है और फिर इसकी यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे आती है। तो ये जो साइटोप्लाज़्म का डिवीज़न हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के डिवीज़न को, जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो आपके एम फ़ेज़ के अंदर ये हम 2 डिवीज़न पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है? यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बात किसकी करती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ हमारे इंटरफ़ेज़ में, जैसे कि मैंने बोला G1 फ़ेज़ होता है, G2 फ़ेज़ होता है। अगर मैं इसकी आपको इमेज दिखाऊँ, तो ये आपके पास क्या है, ये आपकी सेल साइकिल है, जो मैंने आपको बात की कि सेल को जो सेल साइकिल होती है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, एक सेल से 2 सेल का बनना पूरा, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। यानी कि एक सेल से 2 डॉटर सेल को बनने को हम बोलते हैं सेल साइकिल। और ये क्या होता है, ये आपका 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है। एक सेल से 2 सेल बनने में 24 घंटे लगते हैं। और इस 24 घंटे में हमने 2 फ़ेज़ पढ़ ली, इंटरफ़ेज़ पढ़ी और हमने क्या पढ़ी यहाँ पे हमने कौन-सी फ़ेज़ पढ़ी? इंटरफ़ेज़ पढ़ी और हमने एम फ़ेज़ पढ़ी, ठीक है? एम फ़ेज़ पढ़ी, ये हमने पढ़ी है। अब देखो, इस सेल साइकिल के अंदर मैंने बोला कि जो इंटरफ़ेज़ है, इसमें आपका जो है सेल की जो ग्रोथ होती है, G1 फ़ेज़ है यहाँ पे एस फ़ेज़ है और यहाँ पे G2 फ़ेज़ है। अब इन फ़ेज़ेज़ में हमारी क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको जो है याद करनी है। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। देखिए, अगर पेन को थोड़ा पतला कर देते हैं ताकि पूरा कंप्लीट आ जाए। जी1 फ़ेज़ की अगर मैं बात करती हूँ, तो जी1 फ़ेज़ के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका जी1 फ़ेज़ होता है, इसमें आपका क्या-क्या चीज़ें होती है? इसमें आपका जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? इस सेल के अंदर साइटोसोल्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस के अलावा, और सेल ऑर्गेनेलिज़ प्रेज़ेंट होती है। यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक तो होता है आपका साइटोसोल, एक तो होता है साइटोसोल, जो कि 55% होता है पूरे सेल, उसके सेल और ऑर्गेनेलिज़ का। और एक होता है आपके सेल ऑर्गेनेलिज़। क्या होते हैं आपके? सेल ऑर्गेनेलिज़, ठीक है? तो 2 चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं बिसाइड्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है? तो साइटोसोल होता है और सेल ऑर्गेनेलिज़ होती है। तो ये देखो, जब आपकी सेल साइकिल जी1 फ़ेज़ में जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो आपका साइटोसोल होगा, जो आपका साइटोसोल होगा, प्लस जो आपकी सेल की ऑर्गेनेलिज़ होती हैं, प्लस आपकी जो सेल की ऑर्गेनेलिज़ होती हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँ कि देखो, मान लो एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उससे आपको जो है ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई सेल है, मान लो ये कोई सेल है। इस सेल के अंदर आपका जो है 50 ग्राम तो था साइटोसोल, क्या था? 50 ग्राम तो था साइटोसोल, और 100 एमएल था आपका सेल ऑर्गेनेलिज़। ये है आपकी सेल ऑर्गेनेलिज़, ठीक है? इसके अंदर आपका 50 ग्राम साइटोसोल्स था, 100 एमएल क्या था आपका? सेल ऑर्गेनेलिज़। तो जब इस सेल से ये सेल प्रिपेयर होने के लिए किस फ़ेज़ में जाएगी? जब ये सेल प्रिपेयर होने के लिए जी1 फ़ेज़ में जाएगी, जी1 फ़ेज़ में जाएगी, तो ये आपका साइटोसोल्स है, ये तो हो जाएगा आपका 100 ग्राम, डबल हो गया। और जो आपका ये सेल ऑर्गेनेलिज़ थी 100 एमएल, ये आपकी कितनी हो जाएँगी? 200 एमएल। ये सिर्फ़ समझाने के पर्पज़ से है कि आपका जो जी1 फ़ेज़ होता है ना, इसमें जो भी कंटेंट होगा आपके सेल के अंदर, जितना भी कंटेंट आपके सेल के अंदर होता है, उसका नंबरिंग क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो साइटोसोल भी डबल हो जाएगा यहाँ पे, और आपकी जो है सेल ऑर्गेनेलिज़ भी क्या हो जाएँगी? यहाँ पे डबल हो जाएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो जी1 फ़ेज़ होता है, इसमें आपका क्या चीज़? इसमें आपका साइटोसोल, ये याद रखना है, इसमें आपका साइटोसोल प्लस आपकी जो सेल ऑर्गेनेलिज़ हैं, ये क्या हो जाती हैं? डबल हो जाती हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है? अब अगर ये डबल होंगी, तो यहाँ पे सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी? दूसरी चीज़ यहाँ पे सेल का साइज़ बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है? सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? साइटोसोल सेल ऑर्गेनेलिज़ जो है वो डबल हो गई, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, और सेल क्या होती है यहाँ पे? मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाती है। सेल क्या होती है यहाँ पे? मेटाबॉलिक, सेल क्या होती है? मेटाबॉलिक
एक्टिव हो जाती है, ठीक है? और अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिव हो गई सेल, तो यहाँ पे ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, एंजाइम्स, प्रोटीन, लिपिड्स को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपके एंजाइम्स हो गए, जैसे कि आपके लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, ठीक है? इनको रिलीज़ करना शुरू कर देती है कौन? आपकी सेल। तो हमने सबसे पहला प्रिपेटरी फ़ेज़ का जीवन फ़ेज़ पढ़ा। जीवन फ़ेज़ के अंदर हमने देखा कि जब भी सेल जो है सेल साइकिल में जीवन फ़ेज़ में जाती है, ग्रोथ 1 फ़ेज़ में जाती है, तो वहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है? सेल की ग्रोथ कैसे होती है? जीवन फ़ेज़ में साइटोसोल्स और जो है सेल ऑर्गेनेलीज़ है, वो डबल हो जाएँगी। फिर हमने देखा सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमने देखा कि सेल जो होती है वो मेटाबॉलिक क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। इस टाइम पे सेल जो है एंजाइम्स, लिपिड्स, प्रोटीन वो सब रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सेकंड फ़ेज़ आता है हमारा कौन-सा? एस फ़ेज़, जिसको हम सिंथेसिस फ़ेज़ बोलते हैं। सिंथेसिस फ़ेज़ में हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एस फ़ेज़ में एक तो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? डीएनए का क्या होता है यहाँ पे? रेप्लिकेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हिस्टोन प्रोटीन का फ़ॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का फ़ॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे क्या होता है? फ़ॉर्मेशन होता है। तो आपका जो कौन-सा फ़ेज़ है, सिंथेसिस फ़ेज़ है, जिसको हम एस फ़ेज़ के नाम से जानते हैं। तो इस एस फ़ेज़ में हमारा क्या होता है, एक तो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और दूसरा आपका हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। अब ये हिस्टोन प्रोटीन मैं बताती हूँ किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मान लो ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या प्रेज़ेंट होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेज़ेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होते हैं, जो ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है? टोटल अगर मैं किसकी बात करती हूँ, क्रोमोसोम्स की, अगर मैं टोटल क्रोमोसोम्स की बात करती हूँ, तो ये कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है? तो क्रोमोसोम्स कभी भी डबल नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे, सिर्फ सेल ऑर्गेनेलिज़ की जो है अमाउंट वो ज़्यादा होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जब भी हमारे इस फ़ेज़ में, जब भी हमारे सेल जो है एस फ़ेज़ में जाती है और जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन इन जो ये थ्रेडनुमा लाइक स्ट्रक्चर है, जो ऐसे मैंने तो फिर भी इसको अरेंज कर दिया है, ये ऐसे, 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 ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है? क्या पड़े होते हैं? ऐसे, ऐसे थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, इन ये जो हमारे थ्रेडनुमा लाइक स्ट्रक्चर थे, इनको क्या कर देते हैं यहाँ पे, इनको कंडेंस्ड कर देते हैं। ये क्या है हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज़ क्रोमैटिन मटेरियल। क्या है ये? दैट इज़ नोन एज़ क्रोमैटिन मटेरियल। इन क्रोमैटिन मटेरियल को क्या कर देते हैं यहाँ पे, ये कंडेंस्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे, ये कंडेंस्ड कर देते हैं। और कंडेंस्ड होने के बाद ये कैसा हो जाता है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। यानी कि ये फिर उसके बाद ये क्या स्टार्ट हो जाते हैं, पेयर में होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो कंडेंसेशन का मतलब यही होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो कि हमारे ये थ्रेडनुमा लाइक स्ट्रक्चर थे, इनको क्या किया इन्होंने, कंडेंस्ड किया। कंडेंस्ड करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इनको पेयर में कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर दी इनकी। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का रेप्लिकेशन आपका किस फेज़ में होता है, दैट इज़ नोन एज़ सिंथेसिस फेज़, ठीक है? सिंथेसिस फेज़ के बाद अगर मैं किसकी बात करूँ, जी टू फेज़ की बात करूँ, जो कि हमारा कौन-सा होता है, ग्रोथ सेकंड फेज़ होता है। इस फेज़ में जब भी सेल साइकिल अपना एंटर करती है, ये वाली कौन-सी फेज़ होती है आपकी, जी टू फेज़। कौन-सी फेज़ होती है, जी टू फेज़, ठीक है? तो यहाँ पे आने के बाद सेल के अंदर हमारा क्या होता है, जो सेल साइकिल इंक्रीज़ हो रहा था, पहली बात तो वो स्टॉप हो जाएगा। जितनी सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना था वो हो गया हमारा जी1 फेज़ में। अब इस जी2 फेज़ में क्या हो गया, सेल साइकिल का क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। इसके बाद अब सेल साइकिल क्या नहीं होगी, यहाँ पे और नहीं बनेगी। दूसरा मैं क्या बोलूँ कि इसके अंदर हमारी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्यूबुलिन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं, ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? तो सेल का जो साइज़ बढ़ रहा था वो रुक गया यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ये चीज़ तो आपने समझ ली होगी, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जी2 फ़ेज़ की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस जी2 फ़ेज़ के अंदर हमारी 2-3 चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो आपका ट्यूबुलिन का फ़ॉर्मेशन होता है, ठीक है? क्या होता है? ट्यूबुलिन का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ़ॉर्मेशन होगा। एक तो आपका ट्यूबुलिन का फ़ॉर्मेशन होगा। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ ट्यूबुलिन की, यहाँ पे जो सेल का साइज़ बढ़ रहा था, अब ये सेल का साइज़ नहीं बढ़ेगा, सेल साइज़ स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, सेल साइज़ क्या हो जाएगा, स्टॉप। और तीसरी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगी, नाउ सेल इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डिवाइड। नाउ फुल्ली सेल इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, सेल इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डिवाइड। अब सेल क्या हो गई है, फुल्ली प्रिपेयर हो गई है किसके लिए, डिवीज़न के लिए।
और जैसे ही ये अपनी सेल जो है ये सारी फेजेस कवर करके किस फेज में जाएगी, एम फेज में जाती है, उसके बाद सेल की एक्चुअल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ जिसके अंदर हमें एक्चुअल में बात करनी है, वो हमारा क्या कौन सा फेज होता है, वो फेज होता है हमारा एम फेज का। ठीक है, कौन सा फेज होता है ये होता है हमारा एम फेज का, एम फेज का होता है। ठीक है, एम फेज का होगा। अब इस एम फेज में हमारे कितने होते हैं, हमारे चार डिवीजन होते हैं, चार फेजेस में डिवीजन होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। जिसमें आपका सबसे पहला आता है कौन सा, प्रोफेज। उसके बाद आएगा आपका कौन सा फेज, दैट इज मेटाफेज। उसके बाद आपका आता है एनाफेज, एनाफेज। और लास्ट में आपका कौन सा आता है, दैट इज टीलोफेज। क्या आता है हमारा, टीलोफेज। ठीक है, ये वाले जो फेजेस होते हैं ये आपके माइटोसिस फेज में और एम फेज में जो होते हैं वो काउंट करते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एम फेज का हम देखते हैं। हमारे एम फेज में हमारा, ये मैंने आपको बता दिया है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है। साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारा किसका होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा यहाँ पे, तब जाके सेल क्या होता है, एक्चुअल में डिवीजन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। विदाउट इस साइटोकाइनेसिस के आपकी एक सेल दो सेल में कन्वर्ट यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ हमारे फर्स्ट फेज की, देखिए ये सारी आपकी ओवरऑल फेज है, इसमें हम बात कर सकते हैं। वैसे तो इसको ओवरऑल मैं बता सकती हूँ, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं या तो एक बार, या फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं प्रोफेज की बात करती हूँ, तो प्रोफेज के अंदर आपका क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उसके अंदर सबसे पहले आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। मान लो ये सेल है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आपका जो प्रोफेज होगा ना, उस प्रोफेज में क्या होता है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होती है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती हूँ, कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर आपका एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जो सेल की डिवीजन होती है, तो वो एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स आपके नियर बाय कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, तो ये क्या है, ये है आपका सेंट्रियोल्स। ये क्या है आपका, सेंट्रियोल्स। ये क्या है आपका, सेंट्रियोल्स। और इसी सेंट्रियोल्स की वजह से क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और अगर मैं इस सेंट्रियोल्स को क्या करूं, अगर मैं इस सेंट्रियोल्स को, या जो हमारा ये सेंट्रोसोम्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। और अगर मैं इसको अलग अलग सिंगल सिंगल अगर मैं बताऊं, तो सिंगल सिंगल को हम क्या बोलते हैं, सिंगल को हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो बीच का सेंटर का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो जब भी एक क्रोमोसोम्स के अंदर जब भी सेल की डिवीजन होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, जो भी आपका जो है आपके क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जब भी आपके क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है, जब भी क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा यहाँ से, तो हमेशा कहाँ से डिवीजन होता है, ये सेंटर से डिवीजन होता है। और इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस क्लास में सिर्फ हमने देखा कि सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से फेजेज़ हमारे, जो ये फेजेज़ हैं हमारे, जो मैंने प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ बताए, इनके बारे में हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।